हेलो बच्चा लोगों, कैसे हो? बढ़िया। चलिए, मेरा नाम है अलकेश सर फ्रॉम आराध्य क्लासेस, CTM अहमदाबाद। दोस्तों, आज हम 12th इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों के लिए फिजिक्स में जो चैप्टर नंबर 8 है उसका लेक्चर 5 लेके आए। दोस्तों, तालियां! टन 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 टन। देवियो सज्जनों, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों, आज हम सारे एग्जाम्पल्स की बात करेंगे लेक्चर नंबर 5 में। एग्जाम्पल 8.1 आपका इस साल रिड्यूस सिलेबस में, इसलिए मैंने चलाया नहीं दोस्तों, ठीक है। एग्जाम्पल 8.2 से लेके एग्जाम्पल 8.5 तक आज लेक्चर में डिस्कशन करने वाले हैं, तो टेंशन नहीं है, चला जा। दोस्तों, अभी भी बोल रहा हूँ, जिन बच्चों ने लेक्चर 2 नहीं देखा है मेरा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो बच्चे पहले ही सम्स अटेम्प्ट ना करें दोस्तों, वरना आपको कुछ पता नहीं चलेगा। क्योंकि लेक्चर 2 में बहुत मेहनत करके इतना डिटेलिंग सब कुछ मैंने समझाया है, जिससे कि आपको सम में तकलीफ ना पड़े। इसीलिए मैंने लेक्चर 2 में थोड़ा टाइम लिया था और ज़्यादा समझाया था, ठीक है। तो पहले वो देख ले, फिर इधर आ जा। चल स्टार्ट कर। अ प्लेन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ फ्रीक्वेंसी 25 मेगाहर्ट्ज travels in a free space along the x डायरेक्शन। ये इसको x डायरेक्शन ले लूँ, इसको y ले लूँ, इसको z ले लूँ, है ना, कोई भी तेरे हिसाब से ले ले। यहाँ पे x डायरेक्शन में वेव प्रोपेगेट हो रही है, वेव जा रही है, ठीक है। ओके, तो इन्फॉर्मेशन दिया है, फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ 25 मेगा हर्ट्स, ठीक है। क्लियर हो रहा है? दोस्तों, आगे क्वेश्चन पढ़ने से पहले एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐसे ही माइंड में आ रहा था, कल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि एक्सेलरेटेड चार्ज कि जिससे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव निकली है, उसका फ्रीक्वेंसी कितना होगा, बताइए। चलिए, क्वेश्चन है दोस्तों, आपको पता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस्ड बाय द एक्सेलरेटेड चार्ज, है ना। हम पढ़ चुके हैं थियरी नंबर 1 लेक्चर नंबर 1 में। तो एक्सेलरेटेड चार्ज का फ्रीक्वेंसी कितना होगा जब फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का है 25 मेगाहर्ट्ज़? तो सर सेम 25 मेगाहर्ट्ज़। तो ऐसे MCQs पूछ लेते हैं दोस्तों, टेंशन लेना नहीं। अब आ जाए क्वेश्चन पे वापस। एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इन अ स्पेस में कहीं एक पॉइंट पे और किसी एक टाइम पे ई का वैल्यू दिया है, ई वैक्टर इज इक्वल्स टू 6.3 जे कैरेट वोल्ट पर मीटर। जे कैरेट में ई है यहाँ पे, तो बी वेक्टर फाइंड करिए दोस्तों। ओ हो सर, क्या बात है ना। तो दोस्तों, जब वेव ट्रैवल कर रही है स्पेस में, ठीक है, तो ई बाई बी इज इक्वल्स टू सी, हमने देखा है लेक्चर नंबर 2 में, ठीक है सर। तो फाइनली बी इज इक्वल्स टू ई बाई सी, ठीक है सर। ई है 6.3, सी है 3 × 10⁸ क्लियर। अभी 3 3 2 6, 3 1 3, 2.1 × 10⁻⁻8 टेस्ला हो गया सर। पर आप देखिए दोस्तों, आपको बी नहीं पूछा है, बी वेक्टर पूछा है। तो बी वेक्टर के लिए बी का डायरेक्शन चाहिए, तो बी का डायरेक्शन हम ला पाएंगे। मेरे पास एक छोटा सा फॉर्मूला है, मैंने आपको लेक्चर 2 में बताया था, सारा का सारा खेल लेक्चर 2 के बेस पर है ये दोस्त। ई क्रॉस बी का डायरेक्शन इज इक्वल्स टू वेव प्रोपेगेशन डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपेगेशन, ठीक है। ओके, वेव प्रोपेगेट हो रही है एक्स डायरेक्शन में, मतलब आई कैरेट। दोस्तों, ई है आपका वाई डायरेक्शन में, ऑब्वियसली जे कैरेट। तो बी का डायरेक्शन क्या? अरे अरे सर, हमको पता है, जे क्रॉस के इज इक्वल्स टू आई कैरेट होता था, हाँ या ना बोल दे चल एक बार। हाँ, तो दोस्तों ऑटोमेटिकली बी का डायरेक्शन आपको क्या मिला, यहाँ पे आपको क्या लिखना पड़ेगा, तो आई आएगा के कैरेट। तो बी का डायरेक्शन इज इक्वल्स टू के कैरेट का डायरेक्शन, जेड एक्सिस में डायरेक्शन, ठीक है। बोल, पक्का समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो रही है बातें? तो दोस्तों लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ के कैरेट है, तो के कैरेट का डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ जेड एक्सिस, ठीक है। तो बी का डायरेक्शन ये हुआ, तो बी कैरेट कितना होगा, बी के कैरेट, है ना। बी वेक्टर कितना होगा, बी के कैरेट, बी आया सॉरी 2.1 × 10⁻⁸ के कैरेट टेस्ला।
बोल क्लियर है? तो ऐसे दोस्तों आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाते हो। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। थैंक यू। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल 8.3, द magnetic field in a plane electromagnetic wave is given by this। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको उन्होंने दे रखा है एक इक्वेशन के फॉर्म में। ओके दोस्तों, ठीक, ये है। इसको मैं कंपेयर कर दूंगा इसके जनरल फॉर्मूला से, के एक्स प्लस ओमेगा टी। ठीक है सर, लेकिन आप हमारी बात हुई थी, आपको याद हो तो, लेक्चर 2 ही इसका तारण है दोस्त। मैं फिर से बोल रहा हूँ, लेक्चर 2 देख ले जाके, मज़े पड़ जाएंगे। ए साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी भी इक्वेशन हो सकता है, और ए साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी भी इक्वेशन हो सकता है। जब प्लस के एक्स प्लस ओमेगा टी है तो दोस्तों वो माइनस एक्स डायरेक्शन शो करती है कि आपका वेव माइनस एक्स डायरेक्शन में जा रहा है। और यदि माइनस यहाँ पे बीच में माइनस आता है तो होता है प्लस एक्स डायरेक्शन में आपका वेव प्रोपेगेट कर रहा है। ठीक है, ये एक्स है ना, तो एक्स डायरेक्शन। पर यहाँ पे फॉर्मूला में यहाँ पे माइनस है तो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, यहाँ पे फॉर्मूला में प्लस है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। ये पता ही था आपको। तो देखो यहाँ पे प्लस आ रहा है तो मैं लिख सकता हूँ दोस्तों, वेव इज प्रोपेगेटिंग इन माइनस एक्स डायरेक्शन। काम में आने वाला है, टेंशन लेना नहीं। हाँ, चला जा। ठीक, अब दोस्तों कंपेयर करिए इसके साथ, तो B0 ऑब्वियसली 2 इंटू 10⁻⁻⁷ टेस्ला। K इज 0.5 इंटू 10⁻³ रेडियन पर मीटर। वेरी नाइस सर, क्या बात है। ओमेगो क्या आएगा दोस्तों, 1.5 इंटू 10⁻11 रेडियन पर सेकेंड। क्लियर है? क्लियर है, ठीक है सर। फाइंड आउट द लैम्बडा एंड एफ एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, जैसा मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन है वैसा इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चाहिए, नॉट एन इशू। पहला चलिए लैम्बडा और एफ फाइंड करना है। अरे सर, हम के इज इक्वल्स टू 2π/λ, so lambda is equals to 2π/k, lambda is equals to 2π/k। lambda का आंसर आएगा अप्रॉक्स 1.256 इंटू 10⁻² मीटर। आंसर एक बार चेक कर लेना दोस्त, मेरी जिम्मेवारी नहीं है। हाँ, 2πf, ओमेगा इज इक्वल्स टू 2πf, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू एफ इज इक्वल्स टू ω/2π। दोस्तों एफ को म्यू भी बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी का सिंबल है, टेंशन लेना नहीं। 2.388 इंटू 10⁻10 हर्ट्ज, ये आपके आंसर्स हैं दोस्तों। आंसर एक बार चेक कर लेना। ठीक है, अब मेन क्वेश्चन है दोस्तों बी, एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड। एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड आपका ये मेन क्वेश्चन है आज का। ठीक है, तो लेट्स सी क्या होता है, देखते हैं दोस्तों। पहले एक्सप्रेशन फाइंड करना है, तो E इज इक्वल्स टू E0 साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ये इसका एक्सप्रेशन होगा। ये कोई दिक्कत नहीं है, तो सब दिया हुआ है, देखो के दिया हुआ है, ओमेगा दिया हुआ है, E0 कहाँ से लाए, तो एक्सप्रेशन कंप्लीट होगा ना। तो सर 2 मिनट का काम है। E0/B0 इज इक्वल्स टू C, तो E0 इज इक्वल्स टू B0 इंटू C। B0 आपका है 2 इंटू 10⁻⁷, C है लाइट वेलोसिटी, ये आ गया आंसर 60 वोल्ट पर मीटर। ये गया है ना। ठीक है, अब दोस्तों लगे हाथों E0 तो मैंने फाइंड कर लिया है, लेकिन देखो ये कौन से डायरेक्शन में है, ये जैसे ये वाई डायरेक्शन में है, तो E कौन से डायरेक्शन में होगा वो भी फाइंड कर लेते हैं दोस्तों, है ना। तो किस पर से, ये रहा, ये मेथड आप लाइफ टाइम पकड़ के रखना। तो डायरेक्शन ऑफ E क्रॉस B इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। E का डायरेक्शन नहीं पता है, B का मुझे पता है, Y दिया है तो मतलब J कैरेट। वेव प्रोपेगेशन का डायरेक्शन मैंने आपको फाइंड करके बता दिया, -x डायरेक्शन था, मतलब -I कैरेट। ठीक है, अब आप जानते हो दोस्तों J क्रॉस K होता तो I कैरेट,
के क्रॉस जे होता तो माइनस आई कैरेट, बोल हाँ या ना। तो माइनस आई कैरेट आंसर आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आएगा, के कैरेट आएगा। बोल डन है। तो दोस्तों डायरेक्शन ऑफ ई इज इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ के कैरेट, बोलिए डन है। डायरेक्शन ऑफ प्लस जेड एक्सिस, ऐसे आप लिख सकते हो। अब ई का एक्सप्रेशन लिखना चालू करिए। ई बराबर ई ज़ीरो साइन के एक्स प्लस ओमेगा टी, ई इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो कितना 60 साइन के कितना 0.5 इंटू 10⁻³ एक्स, ओमेगा कितना 1.5 इंटू 10⁻11 टी, ठीक है। और यह आ जाएगा के कैरेट। बोल कोई इश्यू है? इतना इजू काम है, कितना इजू काम है, इतना इजू काम है, ठीक है। और इसका वोल्ट पर मीटर, ठीक है, ठीक है। चल थैंक यू। ओके दोस्तों, हम आज एग्जाम्पल 8.4 देखेंगे। हाँ भाई 12th साइंस फिजिक्स इंग्लिश मीडियम, ठीक है। चला चैप्टर नंबर 8 एग्जाम्पल 8.4 देखेंगे। एग्जाम्पल पढ़ने से पहले दोस्तों एक थोड़ा सा फंडा फोकस समझाना चाहूँगा आपको। चलिए फंडा फोकस समझाएंगे, पहले एक चीज़ लिख लेते हैं, उसके बाद फंडा फोकस पे आते हैं। ध्यान से सुनना। लाइट विथ एन एनर्जी फ्लक्स, एनर्जी फ्लक्स सर बोलते हैं इंटेंसिटी, एनर्जी फ्लक्स म्हणजे इंटेंसिटी। तो आपको इंटेंसिटी दिया हुआ है कितना 18 वॉट पर सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉट सेंटीमीटर स्क्वायर 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर है ना। सेंटीमीटर मतलब 10⁻⁻2 मीटर और स्क्वायर मतलब 10⁻⁻4 मीटर। सो 18 इंटू 10⁻⁴ वॉट पर मीटर स्क्वायर। तो फंडा फोकस ये था मेरा कि इंटेंसिटी का फॉर्मूला तो था एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। एनर्जी अपॉन टाइम होता है पावर, पावर अपॉन एरिया। तो आगे ना पावर का वॉट, एरिया का मीटर स्क्वायर। क्लियर है? ओके दोस्तों, अब पढ़ रहे हैं हम आगे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इट फॉल्स ऑन, लाइट फॉल्स ऑन अ नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस ऑफ नॉर्मल इंसिडेंस। लाइट जो है एक नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे जाके टकरा रही है, ठीक है। और वो सरफेस का एरिया कितना है, एरिया ऑफ दैट सरफेस इज 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, 20 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक है। समझ में? देखो चलो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। ये तुम्हारी लाइट जा रही है किस पे टकरा रही है, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे। सुनना बात शांति से, मैं 11th स्टैंडर्ड में जा रहा हूँ थोड़ी देर के लिए, थोड़ा कुछ काम है आपको समझाना है। आपको पता है एक 1 kg का बॉल है, कुछ मास है, वो दीवार पे टकराता है 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो जाते टाइम बिफोर कोलिजन उसका मोमेंटम क्या होता है 5 न्यूटन इंटू सेकेंड, मास इंटू वेलोसिटी, ठीक है सर। अब टकराने के बाद इधर वापस मुड़ता है सपोज सेम वेलोसिटी से, सेम वेलोसिटी से और मास भी सेम। तो टकराने के बाद मोमेंटम क्या हुआ सर 5 न्यूटन इंटू सेकेंड। तो चेंज इन मोमेंटम क्या हुआ P2 माइनस P1। दोस्तों आपको पता है टकराने के बाद वेलोसिटी माइनस हो जाता है अपोजिट डायरेक्शन में, तो P2 का आंसर माइनस आएगा। P2 माइनस P1, P2 है -5 -10 न्यूटन इंटू सेकेंड। समझ में आ रहा है? तो दोस्तों टकरा के वापस जाता है तो ये P2 बनता है, टकराने से पहले खाली P1 ही है। तो दोस्तों आया और गया तो डेल्टा P कितना हुआ 10, ठीक है। अब सुनना मेरा लॉजिक क्या मैं बोल रहा हूँ आपको। मान लो कि ये बॉल यहाँ पे आया, टकराया, ठीक है, और वापस नहीं गया, रिफ्लेक्ट नहीं हुआ, वापस नहीं गया। तो दोस्तों चेंज इन मोमेंटम में, चेंज इन मोमेंटम में जो P2 माइनस P1 होता है, P2 तो नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आया और वापस नहीं जा रहा है तो बोलो P2 होगा, नहीं होगा। मतलब कि दोस्तों आपका चेंज इन मोमेंटम क्या होगा, जो इनिशियल मोमेंटम था वही होगा। बोल हाँ या ना। नहीं समझ रहा है तो पक्का क्लियर है? क्लियर है? ओके दोस्त, तो ध्यान से सुनना यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ मैं। नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे एक वेव आती है और टकराती है। ये रहा सरफेस,
ये वेव आई, जुपाक, वेव आई और टकराई, ठीक है। तो वेव आ रही है, टकरा रही है। अब दोस्तों नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, मतलब वेव फुल टू फुल टोटल एब्जॉर्ब हो रही है वेव। वेव नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे टकरा रही है दोस्त, बात समझना, तो टोटल एब्जॉर्ब हो रही है, ठीक है, क्लियर। और इफ़ द सरफेस एन एरिया 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द एवरेज फोर्स एक्सर्टेड ऑन द सरफेस। सरफेस पे कितना फोर्स, एवरेज फोर्स लगेगा ड्यूरिंग 30 मिनट टाइम, ठीक है। तो देख, हमें फोर्स का फॉर्मूला निकालेंगे तो सर चेंज इन मोमेंटम यही होगा, लेकिन आपको बताया दोस्तों अभी मैंने, चेंज इन मोमेंटम जब टकरा के वापस आता है तो बराबर है P2 माइनस P1, बट जब टकरा के वापस नहीं आता है तो चेंज इन मोमेंटम क्या होता है, जो इनिशियल होता है वही चेंज इन मोमेंटम होता है। तो यहाँ पे दोस्तों डेल्टा P न लिख के आप P/T लिखो तो चलेगा, बोल हाँ या ना। खाली क्या लिख देंगे हम यहाँ पे, नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस, बोल क्लियर है, चला जा। अब दोस्तों मोमेंटम मेरे पास नहीं है, मेरे पास है ना P इज इक्वल टू एनर्जी बाई सी, स्पीड, PUC लेक्चर 2 में देखा था हमने, ओके सर। तो दोस्तों P की जगह पे हम U/C रख देंगे। सर अब U नहीं है हमारे पास, U कैसे नहीं है, मैं लाता हूँ। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। तो देखो U आ गया इस पर से, U कितना, I/AT, CT, TT गॉन, F इज इक्वल टू I इंटू A/C। I है दोस्तों 18 इंटू 10⁻⁴, A है 20 इंटू 10⁻⁻⁴, ये रहा दोनों, ठीक है। और C है 3 इंटू 10⁸ जुपाक 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 120 इंटू 10⁻⁻8, मतलब 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन। तो दोस्तों एवरेज फोर्स कितना होगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻6 न्यूटन, समझ रहे हो आप। और एवरेज फोर्स दिया है दोस्तों, इसे मैं मैग्नीट्यूड की बात करूंगा, इसलिए 1.2 इंटू 10⁻⁻6, क्लियर है, क्लियर है, ओके दोस्तों। हाँ, आंसर माइनस में नहीं, हमने मैग्नीट्यूड की बात करी इसलिए आंसर प्लस में ही आएगा, ठीक है, टेंशन नहीं ला, नहीं रे। चल दोस्तों एक्स्ट्रा समझाता हूँ आपको। मान लो टोटल रिफ्लेक्टिंग सरफेस लिया होता तो आप क्या करते हैं। सर रिफ्लेक्टिंग सरफेस में कुछ नहीं है, सरफेस रिफ्लेक्टिंग होता तो यहाँ पे वापस जाता, है ना। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग सरफेस में खाली इनिशियल मोमेंटम लेते हैं, मान ली इसमें इस एग्जांपल की बात करता हूँ तो 5, और रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है तो हम दोनों की बात करते हैं, मतलब 10। तो नॉन रिफ्लेक्टिंग में 5 आता है आंसर, तो रिफ्लेक्टिंग में डबल आता है 10, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे नॉन रिफ्लेक्टिंग में आंसर आया 1.2 इंटू 10⁻⁻6। तो रिफ्लेक्टिंग में कितना आएगा, नॉन रिफ्लेक्टिंग में आया 1.2 इंटू 10⁻⁻6, तो नॉन रिफ्लेक्टिंग में इससे डबल हो जाएगा, एफ एवरेज इससे डबल हो जाएगा, 1.2 इंटू 10⁻⁻6 मतलब 2.4 इंटू 10⁻⁻6, ये बात हो जाएगी दोस्तों। बोलो क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है, क्लियर है पक्का, चलिए ठीक है, थैंक यू। ये दोस्तों बहुत इजी कर दिया आपको, एक बार आप एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक में देखना ये सवाल, फिर आना इस पर, ठीक है, बहुत इजी हो गया, बहुत इजी, चलो ठीक। ओके दोस्तों, एग्जाम्पल 8.5 दोस्तों बोला है, कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स प्रोड्यूस बाय द रेडिएशन कमिंग फ्रॉम अ 100 वाट बल्ब एट अ डिस्टेंस ऑफ 3 मीटर। ओ सर, हमें एक बल्ब दे रखा है, उससे 3 मीटर दूर कैलकुलेट दी इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो बल्ब है, पॉइंट लाइक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ बल्ब को मैं, और बल्ब के आजू बाजू ऐसे ड्रॉ कर दूँ, 3 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे वो फाइंड करना है, ठीक है। ये बल्ब है, बल्ब में से प्रकाश बाहर आ रहा है, लाइट्स बाहर आ रही हैं, जुम 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 जुम, ठीक है। तो 3 मीटर दूर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या होंगे, ठीक। 100 वाट का बल्ब है, तो पहले तो लिखिए पावर ऑफ बल्ब
पावर ऑफ बल्ब कितना दिया है 100 वाट। चल अब पढ़। तो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड हमें फाइंड करना है 3 मीटर दूर बल्ब इस सोर्स से, लेकिन सोर्स का मतलब बल्ब का पावर कितना है 100 वाट है। क्या बोल रहे हैं देख लें शांति से। एज्यूम दैट द एफिशिएंसी ऑफ बल्ब इज 2.5%। अरे यार तो लोचा मार दिया ना सर। बल्ब लिखा है ऊपर 100 वाट का यार, तो छेतरपिंडी क्या करने का। बल्ब लिखा है 100 वाट का ऊपर रेटिंग, आप घर पे बल्ब लाते हो कि नहीं, लेकिन बोल रहा है कि बल्ब का एफिशिएंसी 2.5% ही है। मतलब बल्ब कितना पावर देगा दोस्त, परसेंटेज पे निकालो तो 100% पे 2.5%, तो 100 वाट पे कितना, तो 2.5 इंटू 100/100। छोटे बच्चों को भी पता है 2.5 वाट ही होगा। 100 का वाट है और 2.5 का ही एफिशिएंसी है, तो 2.5 वाट देगा मुझे सर। ठीक है, तो चलो पावर आ गया दोस्तों। और ई और बी फाइंड करना है, बाकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है। तो सर ई का और बी का पावर से कोई लेना देना मुझे दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रहा है। अपने लेक्चर 2 में भी मैंने बहुत सारे फार्मूलाज चलाए हैं, उसमें भी सर ये मेंशन नहीं हुआ है कि ई और बी का पावर से कोई लेना देना हो। ठीक है सुन ले, 2 मिनट सुन ले। पर इंटेंसिटी का तो पावर से लेना देना है, इंटेंसिटी पावर अपॉन एरिया। ठीक है सर, पावर अपॉन एरिया। अब सर लोचा हो गया, एरिया भी नहीं दिया है ना। कितने एरिया में ये देखो रेडिएशन जा रहा है, जुम 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 जुम, कितने एरिया में ई और बी फाइंड करना है कुछ मालूम नहीं है सर। मुझे तो खाली रेडियस दिखाई दे रहा है सर 3 मीटर। तो मुझे पता है दोस्तों एरिया इज़ 4πr²। एरिया इज़ 4πr²। ये सोर्स है, पॉइंट लाइक सोर्स है बल्ब, और इससे 3 मीटर दूर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। तो एरिया कितना हुआ 4πr²। ठीक है, इस आई का आंसर आ रहा है 0.02212 वाट पर मीटर स्क्वायर। देख लेना आपके हिसाब से आंसर कहीं गलत हो सकता है। अब दोस्तों आई आ गया तो भी सर मेरा काम नहीं हो रहा है। आई का और ई बी से क्या लेना देना, तो बस वो लेना देना हम प्रूव करवा रहे हैं, टेंशन नहीं है। चला जा फंडा फोकस। ओके, आई इज इक्वल्स टू E/AT, ये आप जानते हो। यस सर, एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। और दोस्तों क्या आप एनर्जी डेंसिटी के बारे में जानते हो। सर एनर्जी डेंसिटी का मतलब था एनर्जी पर वॉल्यूम। हाँ हाँ, एनर्जी पर वॉल्यूम, वेरी नाइस। चलो ठीक, इसको पकड़ के रखना, काम है इसका कुछ। इसका यूनिट बोलूँ तो एनर्जी का जूल, वॉल्यूम का मीटर क्यूब। ठीक है सर, डन। अच्छा इधर आ जाओ, इंटेंसिटी का क्या होता है एनर्जी अपॉन एरिया इंटू टाइम। थोड़ा मुझे काम है तो मैं ऊपर सी से स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करता हूँ और नीचे भी स्पीड ऑफ लाइट से मल्टीप्लाई करता हूँ। अब इसको तो ध्यान में ले खाली, बाकी सब छोड़। मुझे काम था इसलिए सी से मल्टीप्लाई किया, नीचे सी से मल्टीप्लाई किया। अब इसको ध्यान में ले, E/ACT। ई क्या है जूल, ए क्या है मीटर स्क्वायर, सी क्या है मीटर पर सेकंड, और टी क्या है सेकंड। जुप जुप, जूल अपॉन मीटर क्यूब। अरे 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 सर क्या बात है। तो E/ACT का यूनिट है जूल अपॉन मीटर क्यूब, और ये क्या है जूल अपॉन मीटर क्यूब। तो क्या मैं बोल सकता हूँ ये एनर्जी डेंसिटी, ये क्या एनर्जी डेंसिटी इंटू सी, एनर्जी डेंसिटी। अरे भैया स्पीड, ये होता है दोस्त ऐसे, मतलब फिजिक्स ऐसे दिल से होता है। मैं तेरे को फॉर्मूला 2 मिनट में दे सकता हूँ और तू याद करके भी मज़े कर देना, लेकिन दोस्तों गुजकेट वुजकेट में आप याद करोगे और JEE नीट में भी याद करोगे। क्या बात है सर, ऐसे फार्मूलाज बनते हैं दोस्त, है ना। किसी का ना किसी के किसी रिलेशन होता है, डायरेक्ट फार्मूला होता है तो उसका कुछ रिलेशन तो होगा ना। तो देखो एनर्जी डेंसिटी आपको पता है दोस्तों, आपके पास 2 फार्मूला थे, ε0E², जिसको हम ERMS भी लिख सकते हैं, और एक था बी के फॉर्म में B² अपॉन μ0। ये लेक्चर 2 में मैंने प्रूव करवाया है, आप जाके देख लीजिए। तो दोस्तों एनर्जी डेंसिटी के 2 फॉर्म, एनर्जी डेंसिटी मैं ε0 ERMS², और ये स्पीड तो सी है ये भी लिख सकता हूँ, और BRMS² अपॉन μ0 इंटू सी ये भी लिख सकता हूँ। तो दोस्तों कॉन्ग्रेचुलेशन एवरीबॉडी, मेरे पास I इज इक्वल्स टू ε0 ERMS² इंटू सी है। तो
ई का वैल्यू फाइंड करना। हाँ, ई या ई आर एम एस कुछ भी बोलो, टेंशन नहीं है। तो ई आएगा रूट, हाँ सर, इसके नीचे जाएगा, ये भी इसके नीचे जाएगा और रूट हो जाएगा। तो दोस्तों फाइनली आंसर आ रहा है 2.8864 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, ऐसे ही हम I इज इक्वल्स टू बी आर एम एस स्क्वायर अपॉन म्यू ज़ीरो इंटू सी लेंगे तो बी आर एम एस क्या हो जाएगा, आई म्यू ज़ीरो बाई सी। क्लियर? ठीक है, तो 9.623 इंटू 10⁻⁻9 टेस्ला। क्लियर है? तो फिर आ गया बोल ई और बी का वैल्यू कि नहीं? तो यार मज़े करना तू। और एक्स्ट्रा बोलता हूँ, मान लो बोला है कि मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का, तो आप क्या करेंगे? तो सर हमारे पास फॉर्मूला होता ही है, ई आर एम एस इज इक्वल्स टू ई ज़ीरो बाई रूट टू। तो ई ज़ीरो इज इक्वल्स टू रूट टू इंटू ई आर एम एस, जो आंसर है लिख देना। ई आर एम एस का वैल्यू ये रहा है ना, बी आर एम एस इज इक्वल्स टू बी ज़ीरो बाई रूट टू, बी ज़ीरो इज इक्वल्स टू रूट टू बी आर एम एस। इसका जो आंसर है वो लिख देना। बोल क्या बोलता है? क्लियर है कि नहीं? तो ये सारे एग्जांपल्स आपके क्लियर हो गए। मजे करो दोस्त। वीडियो सही में कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। और क्या आपको ये मतलब ये समझ में आ रहा है सब, ये वाली बातें ये करवाने से ईजी हो जाता है या डायरेक्ट फार्मूला लिखूँ मैं? अब फंडा फोकस के बारे में आपका क्या राय है प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, तो मुझे पता चले कि अभी मुझे आगे कैसे तुम्हें ट्रीट करना है। ठीक है, चल। और हाँ, दूसरा खास बच्चों के लिए जो इसमें रिड्यूस सिलेबस कट हुआ है वो मैं नहीं चला रहा हूँ, फिर भी इसकी वीडियोस बाद में बनाऊँगा जो आपको जी नीट में काम में आए शायद, तो आपको देखना हो तो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।